हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग 24 के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज़ जो कि इंडिया के इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है एंड दैट्स अबाउट द एक्सपोर्ट को लेकर। देखो, जब हम बात करते हैं ना तो इंडिया 1991 में ओपन इकोनॉमी हो गया था। ठीक है, एलपीजी आया था, आपका लिबरलाइजेशन आया था, आपका ग्लोबलाइजेशन आया था। ओके, एंड उसके बाद आपका प्राइवेटाइजेशन भी आया, एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। एंड उसके बाद हम बात करें तो इंडिया ने ना अपनी इकोनॉमी को खोल दिया। मतलब अब फॉरेन नेशंस भी इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं, इंडिया में आ सकते हैं, इंडिया में अपनी कंपनी सेटअप कर सकते हैं, फर्म सेटअप कर सकते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया से ले सकते हैं, इंडिया गुड्स एंड सर्विसेज ले सकता है। आपका इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट में फॉरेनर्स, इंडिविजुअल्स या कंपनीज, कॉर्पोरेट फर्म्स इन्वेस्ट कर सकती हैं। तो जब भी हम बात करते हैं ना तो तीन मेजर तरीके होते हैं जिससे किस देर आर थ्री मेजर थिंग्स जिससे आप दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो पहला जो तरीका होता है एंड द फर्स्ट थिंग द फर्स्ट वन इज इट्स अबाउट द आउटपुट मार्केट। आउटपुट मार्केट का मतलब अगर आप ट्रेड कर रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज में। दूसरा होता है फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, अच्छा ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझ लो आउटपुट मार्केट समथिंग अबाउट दी अगर अगर कोई नेशन दूसरे नेशन के साथ ट्रेड कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज में। फाइनेंशियल मार्केट अगर आप फाइनेंशियल एसेट्स खरीद रहे हो किसी और कंट्री के। ठीक है, एंड लेबर मार्केट इट्स समथिंग अबाउट कि आप अपनी फर्म्स को लोकेट कर रहे हो उस कंट्री में बिकॉज क्योंकि वहां पर लेबर सस्ती है या कोई और डिफरेंट रीजन है। ठीक है, अब यहां पर हम थोड़ा बात करेंगे आउटपुट मार्केट की, क्योंकि यहां एक्सपोर्ट की बात हो रही है। बताया गया कि अभी तक जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है, इंडिया का जो एक्सपोर्ट है उसने $400 बिलियन क्रॉस कर दिया। का जो एनुअल टारगेट है वो क्रॉस कर चुकी है। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है इंडिया की हिस्ट्री में कि इंडिया ने 400 बिलियन से भी ज्यादा ट्रेड 400 बिलियन से भी ज्यादा एक्सपोर्ट जो है वो अचीव किया है एक फाइनेंशियल ईयर में। एंड इसी चीज को लेकर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं एंड पीयूष गोयल दोनों ने बोला है कि ये जो हुआ है इट्स इंक्रीज इन द शिपमेंट ऑफ मर्चेंडाइज। आपका इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स भी उसमें इंक्लूडेड है, गारमेंट्स भी इंक्लूडेड है, जैम एंड ज्वेलरीज भी इंक्लूडेड है। उसके साथ साथ बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर का भी बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर ने भी रिकॉर्डेड हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट किया है 2021-2022 में, जिसके विद द हेल्प ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ राइस, आपका मैराइन प्रोडक्ट्स, वीट हो गया, स्पाइसेस हो गया, शुगर हो गया। सो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ने भी अभी तक का रिकॉर्डेड हाईएस्ट एक्सपोर्ट किया है। और बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर एंड बिकॉज ऑफ द शिपमेंट्स ऑफ मर्चेंडाइज एंड अदर प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड ज्वेलरीज एंड जेम्स, जिसके चलते इंडिया एक्सपोर्ट है वो $400 बिलियन एनुअल टारगेट जो है अचीव कर चुका है इंडिया। ओके, एंड इस चीज को लेकर पीयूष गोयल का एक और स्टेटमेंट आया, उन्होंने ये चीज और बोली है कि इस अचीवमेंट से इंडिया के साथ जो भी कंट्रीज एफएटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहती हैं वो और रैपिड तरीके से, स्पीडी तरीके से अब इंक्रीज हो जाएंगे। नेगोशिएशन चल रहे हैं और इंक्रीज हो जाएंगे स्पीड तरीके से। और अभी देखा जाए तो नेगोशिएशन चल रहा है एफटीए को लेकर, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर दो नेशन के साथ चल रहा है, एक तो यूके यूनाइटेड किंगडम और दूसरा इसराइल के साथ। ओके, मूविंग फर्दर, सो फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के जो प्रोविजन लगे थे बिकॉज ऑफ कोविड-19, अब उनको अब वो इन्वोक नहीं किए जाएंगे आफ्टर 31 मार्च। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की बात करें, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 इनेक्ट हुआ था और 2005 में आफ्टर द 2004 सुनामी के बाद इसको इनेक्ट किया गया था। और जब से ये एक्ट बना है तब से एप्लीकेबल नहीं किया गया। इसको एप्लीकेबल पहली बार कोविड-19 के समय इन ईयर 2020 किया गया था, जब बहुत ज्यादा केसेस निकलने लगे थे, लॉकडाउन लगाने की बात आ गई थी। ओके, तो लॉकडाउन इसी एक्ट से लगा हुआ है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का यही कहना है कि अब आफ्टर 31 मार्च 2022 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल अब नहीं होंगे, ना ही इन्वोक किए जाएंगे अनटिल अनलेस अगर केसेस इंक्रीज हो गए तो। मूविंग फर्दर, हमें सिटी न्यूज नहीं पढ़नी है। सो यस, सो
व्हाट हैपेंड, अगर हम बात करें तो इंडिया में ना मार्टर्स को जो मार्टर स्टेटस कहलाता है, मार्टर स्टेटस का मतलब शहीद, शहीद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, शहीद का आपको स्टेटस देती है, मार्टर्स का स्टेटस देती है। लेकिन अच्छा, ये न्यूज़ मुझे भी हैरान करने वाली है कि इवन भगत सिंह जो हैं, उनको हम लोग उनकी डेथ एनिवर्सरी को, जिस दिन उनको हैंग किया गया था, उस दिन हम लोग मार्टर्स डे मनाते हैं। बट भगत सिंह को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी तक मार्टर्स का स्टेटस नहीं दे रखा। और मार्टर्स स्टेटस को लेकर बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल ऑलरेडी एक एक बात चल रही है, एंड दैट इज अबाउट कि पैरामिलिट्री के जो जवान होते हैं, सीआरपीएफ हो गया, असम राइफल्स हो गए, अगर वो लोग शहीद होते हैं, बॉर्डर एरिया पर भी शहीद होते हैं, या फिर उनको अगर उनकी कैजुअलिटीज होती है ड्यूरिंग दी ड्यूटी, तो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोल दिया था कि उनको मार्टर्स का स्टेटस नहीं दिया जाएगा, पैरामिलिट्री फोर्सेस के पर्सनल्स को। और अभी भगत सिंह को भी नहीं मिला है मार्टर्स का स्टेटस। तो वही यहाँ पर जो अभी न्यूली इलेक्टेड दी चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब भगवंत मान ने बोला है कि मैं अर्ज करूंगा टू दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि भगत सिंह को मार्टर्स का स्टेटस दिया जाए। मूविंग फर्दर, सो अगेन ऑन द स्टेट न्यूज, सो व्हाट हैपेंड, तो केरला गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में सिंपल सी बात बोली है। उन्होंने बोला है, देखो, इंस्ट्रूमेंट लगा के रखे नहीं है। कल भी हमने पढ़ा था, केरला गवर्नमेंट ने एलिगेशन लगाया था तमिलनाडु गवर्नमेंट के ऊपर कि इन्होंने इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल नहीं लगा रखे जो इसेंशियल हैं। इसेंशियल इंस्ट्रूमेंट लगाने चाहिए थे तमिलनाडु गवर्नमेंट को, इन दी मुल्ला पेरिया डैम नहीं लगा रखे, जिससे आप सेस्मिक वार्निंग सिस्टम को रीड कर सको। ऐसा कुछ है ही नहीं जिससे आप पता कर सको कि आपने भाई कितना हाइट ऑफ वाटर स्टोर करके रखा हुआ है डैम के अंदर, वो आपने इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल करके ही रखा हुआ है। तो केरला गवर्नमेंट ने सिंपल सी बात बोली है सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने बोला है कि देखो, हमें अब हम चाहते हैं कि तमिलनाडु गवर्नमेंट एक और रिजर्वायर बना ले और मुल्ला पेरिया डैम को छोड़ दें। ठीक है, एक नया रिजर्वायर बना ले। मुल्ला पेरिया डैम पे क्यों उसकी अटकी हुई है? मुल्ला पेरिया डैम से हमें प्रॉब्लम है भाई, अगर वो इतना पुराना है, अगर वो टूट गया तो केरला स्टेट को बहुत नुकसान हो जाएगा। क्योंकि केरला स्टेट, मुल्ला पेरिया डैम इज ऑन द डाउनस्ट्रीम साइड है ऑन द स्टेट ऑफ केरला के। तो इतना वाटर फ्लो होगा, इतना वाटर फ्लो होगा कि मेजोरिटी ऑफ द केरला जो है ना वो डूब जाएगा। मेजोरिटी ऑफ द केरला की पॉपुलेशन को अफेक्ट पहुंचेगा। तो इसी के चलते केरला गवर्नमेंट ने अर्ज किया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि भैया, हम रिक्वेस्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट से, इवन टू दी तमिलनाडु, कि आप एक अलग रिजर्वायर बना लीजिए इंस्टेड ऑफ मुल्ला पेरिया डैम। मुल्ला पेरिया डैम पे आप वाटर स्टोर मत करिए। मूविंग फर्दर, अगेन ऑन द स्टेट न्यूज, सो व्हाट हैपेंड, तो इंडियन हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि किसी हाई कोर्ट ने चार्जेस अपहेल्ड किए हैं हस्बैंड के ऊपर। वाइफ ने एलिगेशन लगाया है रेप का। ठीक है, मैराइटल रेप को लेकर पहली बार जो चार्जेस लगे हैं उसको अपहेल्ड किया है कर्नाटका हाई कोर्ट ने। सो इट्स अ केस जहां पर हस्बैंड ने ब्रूटैलिटी दिखाई अपनी वाइफ के ऊपर, अननेचुरल सेक्स करने की कोशिश करी। इसी चीज को लेकर उसके ऊपर चार्जेस लगा दिए थे, रेप के चार्जेस लगा दिए थे अंडर सेक्शन 375 ऑफ द आईपीसी। एंड इस चीज को लेकर जब ये केस हाईकोर्ट में पहुंचा, और सबसे बड़ा क्वेश्चन यही अराइज हुआ कि भाई, मैराइटल रेप इट्स नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस इन इंडिया, है ना, और वो रेप की डेफिनेशन में नहीं आता, एक्सेप्शन में है सेक्शन 375 ऑफ द आईपीसी के। इस चीज को लेकर केरला हाईकोर्ट ने सिंपल सी बात बोली कि देखो, अगर मैरिज को आप इंस्टीट्यूशन समझते हो, तो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, मैं इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज आपको कन्फर नहीं करता, ना ही कन्फर करेगा ऐसा राइट कि आप अपनी ब्रुटैलिटी दिखाओ और स्पेशल मेल प्रिविलेज दिखाओ ओवर योर वाइफ। इसी के चलते जो हस्बैंड है उसके ऊपर जो रेप के चार्जेस लगे थे उसको कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपहेल्ड किया है। सिंपल सी बात यहां पर जज ने बोली है कि भाई, अगर अगर मैरिज को आप इंस्टीट्यूशन समझते हो, इफ द मैरिज इज द इंस्टीट्यूशन, तो दैट इंस्टीट्यूशन डजंट कन्फर, कैन नॉट कन्फर एनी राइट टू दी मेल, टू दी हस्बैंड, कि वो ब्रुटैलिटी और अपना स्पेशल मेल प्रिविलेज दिखा सके अपनी वाइफ के ऊपर। मूविंग फर्दर, और अभी मैराइटल रेप को बहुत बड़ा इशू चल ही रहा है दिल्ली हाई कोर्ट में। एंड अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने आंसर भी मांगा था टू दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यही बोला था कि हमें टाइम चाहिए, हम लोग स्टेक होल्डर से जब तक उन्हें बात नहीं कर लेते तब तक हम इस पर कुछ बोल नहीं पाएंगे।
Moving further, again on the let's see आज एडिटोरियल में क्या क्या इंपॉर्टेंट है. सो आज के हम एडिटोरियल की बात करें तो आज एडिटोरियल में ना हमारे देखा जाए तो 4 एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है. 2 टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और 2 एडिटोरियल पेज से. तो फर्स्ट वन इट्स अबाउट द इकोनॉमी. हमें देखा जाए तो हमें इसमें टर्म्स पढ़ने हैं. दिया इसमें पूरा डेटा है, डेटा नहीं पढ़ना है, सिर्फ टर्म्स पढ़ने हैं कि जीडीपी क्या होता है, जीवीए क्या होता है, आपका नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, आपका रियल जीडीपी क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीजें पढ़नी है, टर्म्स हमें पढ़ने हैं. ठीक है, बाकी इसमें यही लिखा हुआ है कि भाई बताऊंगा अभी लिखा हुआ है क्या इसमें. एंड द सेकंड वन इज अबाउट दी के रशिया का जो वॉर है वो स्टॉप होना चाहिए, या यूरोपियन यूनियन के जो एम्बेसडर है उन्होंने ये एडिटोरियल लिखा है, इसको अपन पढ़ेंगे. देन टेक्स्ट एंड कॉन्सेप्ट में अपन पहुंचते हैं, तब अपन उसको डिस्कस करने वाले हैं उनके एडिटोरियल्स को. चलो अच्छा, ये एडिटोरियल ये लिखा गया कि अभी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने रिपोर्ट जारी करी है और बताया गया कि इंडिया की जो जीडीपी है फॉर द क्वार्टर थ्री जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग इंटरनेशनल क्राइसिस बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन. और यही बताया गया कि अभी अभी हम लोग कोविड-19 से रिकवर हुए और ऊपर से ये ग्लोबल अनसर्टेनिटीज आ गई, तो इंडिया के ग्रोथ के ऊपर थोड़ा सा डिक्रीमेंट आएगा, जो रेटिंग एजेंसी ने ऑलरेडी डिसाइड कर रखी थी कितना ग्रोथ करेगा इतना ग्रोथ करेगा. लेकिन यहां पर अब टर्म्स पढ़ने हैं. अब सबसे पहले यहां पर टर्म क्या पढ़ना है, जीडीपी. सबसे पहले जीडीपी समझो, जीडीपी होता क्या है. अब जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. इट सेज कि विद इन अ स्पेसिफिक ईयर उस स्पेसिफिक कंट्री ने कितना गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया. ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. और विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है विद इन अ 1 फाइनेंशियल ईयर. ये होता है जीडीपी. ठीक है, और जीडीपी में सारे इंडस्ट्रीज को कैलकुलेट किया जाता है, सारे सेक्टर्स को कैलकुलेट किया जाता है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, चाहे आपका सर्विस सेक्टर हो, चाहे आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, सारे सेक्टर्स को, एग्रीकल्चर भी हो, सबको जीडीपी में सबको कैलकुलेट किया जाता है. कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, सिंपल सी बात, एक साल में उस कंट्री के अंदर, चाहे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो, चाहे आपकी रेस्टोरेंट की सर्विस हो, चाहे कुछ भी. जीवीए क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड. क्या होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड का मतलब है कि जीडीपी क्या है, इट्स अबाउट द ऑल फर्म्स. जीवीए इट्स अबाउट द एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री. अगर एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री ने कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, एंड स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम मींस विद इन 1 फाइनेंशियल ईयर, दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड. तो जीडीपी क्या है, जीडीपी सारे फर्म्स का मिला के निकालते हैं अपन कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ. और जीवीए एक स्पेसिफिक फर्म. तो हम इजी लैंग्वेज में बोले तो हम ये बोल सकते हैं कि सारे इंडस्ट्रीज का जीवीए इज इक्विवेलेंट टू द जीडीपी ऑफ द नेशन. ठीक है, अब अगर हम बात करें तो यहाँ दो टर्म्स को यहाँ पर बहुत ज्यादा लिखा जा रहा है, नॉमिनल जीडीपी और एक रियल जीडीपी. अब होता क्या है रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी. अब जीडीपी समझ में तो आया, जीडीपी होता क्या है, जीडीपी से हम पता करते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी हुई है ना. तो जीडीपी इज समथिंग अबाउट कि वैल्यू नहीं, हम गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू पता नहीं करते, हम पता करते हैं कितनी नंबर ऑफ क्वांटिटी में प्रोड्यूस हुआ, द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, कितना प्रोड्यूस हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज, नॉट अबाउट द वैल्यू. अब रियल जीडीपी का मतलब होता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल. तो रियल जीडीपी का मतलब कि प्रोडक्शन हाई हो गया है गुड्स एंड सर्विसेज का, लेकिन हम कांस्टेंट रेट पे ही कैलकुलेट करेंगे. इसका मतलब जैसे कि मान के चलो ईयर 2020 है. अब ईयर 2020 में ईयर 2020 में 1000 ब्रेड्स के पैकेट क्या हुए आपके, प्रोड्यूस हुए एट अ प्राइस ऑफ 10 रुपीज पर पैकेट. तो कितना जीडीपी हो गया 2020 का, अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो गया, देखा जाए अगर मॉनेटरी सेंस में कैलकुलेट करें कितना हो गया, 1000 ब्रेड के पैकेट्स बने एट द प्राइस ऑफ 10 रुपीज, कितना हुआ 10,000. बिल्कुल ठीक है, वो जीडीपी हमारा 2020 का है ना, और वही हमारा उस ईयर का वही हमारा रियल जीडीपी होगा, वही हमारा आपका नॉमिनल जीडीपी होगा. अब अगर हम 2022 की बात करें, अब 2022 में हुआ क्या कि ब्रेड का जो प्रोडक्शन है वो कितना हो गया 1200 हो गया, बट प्राइस कितना हो गया पर पैकेट 20 हो गया.
कितना हुआ प्राइस? 20 हो गया। लेकिन अगर हम रियल जीडीपी की बात करते हैं तो यहां पर जो प्राइस है वो कांस्टेंट लिया जाएगा, मतलब बेस प्राइस, जो बेस ईयर का प्राइस है वही लिया जाएगा। और यहां पर बेस ईयर क्या था अपना? 2020। तो बेस ईयर का प्राइस कितना होगा? 10 रुपीज, है ना? हाँ, हम गुड्स एंड सर्विसेज के जितना भी इंक्रीमेंट हुआ है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो रियल जीडीपी कितना हो गया? 1200 मल्टीप्लाई बाय 10। और वहीं अगर हम कैलकुलेट करेंगे रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, तो नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? आप करंट प्राइस पे कैलकुलेट करते हो। तो नॉमिनल जीडीपी कितना होगा? 1200 मल्टीप्लाई बाय 20। ठीक है? तो अब रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी जब निकलती है ना, तो उससे हम पता करते हैं कि भैया कि इन्फ्लेशन कितना बढ़ा। अब देखा जाए तो बहुत सारे कंट्रीज जो है रियल जीडीपी पर क्यों डिपेंडेंट होते हैं? क्योंकि रियल जीडीपी बेसिकली बताता है कि उस कंट्री ने कितना रियलिटी में ग्रोथ किया है। जैसे कि मान के चलो नॉमिनल जीडीपी, अब नॉमिनल जीडीपी प्राइसेस बढ़ गए और प्राइसेस नॉमिनल जीडीपी बढ़ गई, तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि भाई इन्फ्लेशन बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुई, बस महंगाई बढ़ी है ना? तो जब हम कब बोलते हैं कि हमारा इकोनॉमी ग्रोथ कर रहा है? जब हमारे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन क्या होता है? बढ़ जाता है। और वो चीज हमें रियल जीडीपी से पता लगती है, ना कि नॉमिनल जीडीपी से। इसीलिए रियल जीडीपी का कैलकुलेशन किस बेस पे होता है? आपका कांस्टेंट प्राइस के बेस पर। और वही नॉमिनल जीडीपी का जो कैलकुलेशन होता है वो किस प्राइस बेस पे होता है? करंट प्राइस के बेस पर। तो जब भी हमें इन्फ्लेशन का कैलकुलेशन करना होता है तो हम नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, डिफ्लेटर समझ, वो परसेंटेज के टर्म में आ जाता है। फिर नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी कर देंगे तो आपका समझ में आता है कितना कितना इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ है, कितना परसेंटेज। ओके, सो दीज आर दी टर्म्स। इकोनॉमिक्स में टर्म समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप टर्म समझ में आ गए तो मैक्रो इकोनॉमिक आपको बहुत लेवल तक आ जाती है। और भी तरीके होते हैं इन्फ्लेशन के तरीके निकालने के लिए, जैसे यहां बताया गया सीपीआई। सीपीआई पता है भाई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, बहुत बार डिस्कस किया है अपन ने। ठीक है? सो सीपीआई समथिंग अबाउट, सीपीआई इज अबाउट कि आप एक बास्केट में इसेंशियल आइटम्स रख दो जो कि आम जनता के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, और उस बास्केट को कैलकुलेट करो एक बेस प्राइस से और करंट के प्राइस से। जितना डिफरेंस आएगा इतना मतलब इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ है। ठीक है? तो यही चीज समझाएगी। और अपन को टर्म समझने हैं। एडिटोरियल में बहुत सारा परसेंटेज और डेटा दिया है जो कि हमारे, और क्वार्टरली बेस पे डेटा दिया हुआ है जो कि हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। Moving further towards the next editorial, that's about the Russia's war must stop. अब ये जो एडिटोरियल है ना, ये एडिटोरियल लिखा गया बाई थी कौन? एम्बेसडर ऑफ यूरोपियन यूनियन टू इंडिया, है ना? और उन्होंने क्या लिखा है देखो। उन्होंने सिंपल सी बात बोली है कि 21st सेंचुरी भी एक ऐसी सेंचुरी नहीं बची, क्योंकि 20th सेंचुरी हो, 19th सेंचुरी हो, जिसमें यूरोप में बॉम्बार्डिंग, यूरोप में अटैक हुआ है। और 21st सेंचुरी जो कि अभी बच गई थी अभी तक, उसमें भी ये सिचुएशन देखने को मिल गई। और रशिया ने इन्वेड कर दिया यूक्रेन के ऊपर। ठीक है? और जब रशिया ने इन्वेड किया तो रशिया ने इंटरनेशनल कमिटमेंट को वायलेट किया है, इंटरनेशनल लॉ को वायलेट किया है, यूनाइटेड नेशन चार्टर को वायलेट किया है। इवन यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने 2 मार्च को रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया था। एंड रेजोल्यूशन स्टेट अबाउट द एग्रेशन अगेंस्ट यूक्रेन। और उस रेजोल्यूशन का सपोर्ट किया गया था बाय द 141 नेशंस, जिसमें से 5 नेशंस इसके अगेंस्ट में थी और 35 नेशंस एब्सेंट थे। तो यहां पर बहुत सारे नेशंस, 141 नेशन, मतलब मेजोरिटी से बहुत ज्यादा, 2/3 से भी ज्यादा नेशंस जो हैं वो चाहते हैं कि रशिया एग्रेशन बंद कर दे, खत्म कर देना चाहिए। लेकिन तब भी रशिया ने एग्रेशन खत्म नहीं किया। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो बात है वो बिल्कुल क्लियर है कि आपको यूएन चार्टर के वैल्यूज और प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा। इवन आपका 16 मार्च को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जब केस हुआ था रशिया और यूक्रेन को लेकर, जब यूक्रेन चला गया था रशिया के अगेंस्ट, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी यही बोला था कि रशिया को मिलिट्री ऑपरेशन जो यूक्रेन में चल रहे हैं वो सस्पेंड कर देना चाहिए अनकंडीशनली। अब यहां पर ऑथर ने यही बताया कि देखो रशिया यूक्रेन के वॉर से ना कितने लोग अफेक्ट हुए, इंडिया भी अफेक्ट हुआ। इंडिया का 2 स्टूडेंट्स की डेथ हुई बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर। एक रशिया के शेलिंग से डेथ हुई और दूसरा क्योंकि उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया क्योंकि रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही थी। दीज आर दी टू डेथ्स जिससे रशिया को, इंडिया को भी इंपैक्ट पहुंचा है इस वॉर से।
और ग्लोबली तो पहुंच ही रहा है इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते। फिर ऑथर का ये कहना है कि यूरोपियन यूनियन जो है वो साथ में एज अ फ्रेंड और पार्टनर की तरह काम कर रहा है कि डिप्लोमेसी के थ्रू इस वॉर को अवॉइड किया जाए, इस वॉर को एलिमिनेट किया जाए, खत्म किया जाए। लेकिन जब हम रशिया की बात करें, जब रशिया ने स्टार्टिंग में अटैक किया था तो उनका यही कहना था कि भाई यूक्रेन है, छोटा नेशन है, तो हम जल्दी से जल्दी इस वॉर को खत्म कर देंगे और कैप्चर कर लेंगे। बट क्रिमिनल मतलब रशियन गवर्नमेंट ने अंडर एस्टिमेट किया यूक्रेन के लोगों का रेजिस्टेंट, और उनको अभी तक ये वॉर चलनी पड़ रही है। फिर ऑथर ने बोला कि देखो हम डिप्लोमेसी से कर ही रहे हैं, और इवन हमने रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए, बहुत सारे सैंक्शंस लगाए, और उन सेक्टर्स को हमने टारगेट किया है जो वॉर को फाइनेंस कर सकते हैं। ठीक है। और फिर ऑथर का ये कहना है कि हाँ, ये सैंक्शन जो है हमारी इकोनॉमी में इम्पैक्ट पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, नो डाउट, बट ये हमारे फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ये आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। हमारी डिपेंडेंसी जो है रशिया के ऊपर वो डिक्रीज हो जाएगी, हमें रशिया के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन हमने उनके जो रशियन बैंक्स हैं, रशियन बैंक्स के सारे बैंक्स को स्विफ्ट सिस्टम से कट ऑफ कर दिया। अब स्विफ्ट सिस्टम हमने पढ़ा था, स्विफ्ट सिस्टम क्या है? जैसे इंडिया में यूपीआई है, अगर आपको एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना है तो आप यूपीआई के थ्रू कर सकते हो, है ना। लेकिन व्हाट अबाउट कि अगर आपको इंडियन बैंक से किसी इंटरनेशनल बैंक में ट्रांजेक्शन करना है, इंटरनेशनल फ्रॉड हो सकता है आपके साथ, तो क्या होता है? स्विफ्ट सिस्टम इधर रोल प्ले करता है और बताता है कि हाँ आप कर सकते हो। ठीक है, एक यूनिक कोड देता है, आपको डिलीवर करता है, और उस आपके जो फॉरेन बैंक अकाउंट होल्डर है, उसको कोड शेयर करता है, और दोनों अगर कोड मैच कर जाता है, दोनों शेयर कर लेते हैं अपना कोड, तो फिर वो अमाउंट ट्रांसफर हो जाता है। तो स्विफ्ट सिस्टम का ये है, और बहुत सारे नेशन स्विफ्ट सिस्टम पर डिपेंडेंट है। रीजन बीइंग क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड होता है, इंटरनेशनल ट्रेड में अगर उनको पैसा चाहिए तो स्विफ्ट सिस्टम के थ्रू लेते हैं ये लोग। तो यही चीज बताया गया, और यही बोला गया कि रशियन सेंट्रल बैंक को सारे ट्रांजेक्शन से भी आपको सारे ट्रांजेक्शन जो है, सारे ट्रांजेक्शन उन्होंने फ्रोजन कर दिया यूरोपियन यूनियन ने। ओके, फिर आगे ऑथर ने यही बोला है कि रशिया जो है, रशिया जरूर यूरोपियन यूनियन जरूर सैंक्शंस लगाने से यूरोपियन यूनियन की इकोनॉमी में इम्पैक्ट पड़ रहा है, बट डिपेंडेंसी जो है, एनर्जी डिपेंडेंसी, वो रिड्यूस हो जाएगी, ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगी। एंड हम लोग रशिया के जो गैस और ऑयल और जो कोल है वो अपने, और इवन टू दी डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं, उसको हम फेज आउट कर देंगे। ठीक है। फिर आगे ऑथर का यही कहना है कि जो रशिया हमेशा से बोलता आ रहा है कि नेटो के वेपन है यूक्रेन में और नेटो प्रोवोक कर रहा है, ऐसा बिल्कुल रियलिटी में नहीं है। अगर ऐसा रियलिटी में होता तो नेटो रोल प्ले करता, नेटो अपनी फोर्सेस भेजता, बट नेटो खुद चाहता है कि अपनी डिप्लोमेसी से ये इशू रिजॉल्व हो। ओके। फिर आगे ऑथर का ये कहना है कि नाउ इट्स हाई टाइम कि अब क्रेमलिन को ये स्टॉप कर देना चाहिए, वॉर स्टॉप कर देना चाहिए, और पीस के बेसिस पर अमिकेबली यूक्रेन और रशिया को इश्यू रिजॉल्व करने चाहिए। Moving further, yes, on the text and context, the first editorial, important editorial is about the मेघदातु वाटर प्रोजेक्ट। अब ये है क्या मेघदातु वाटर प्रोजेक्ट? देखो, अगर हम मेघदातु रिवर प्रोजेक्ट की बात करें तो what Meghdatu River project state? It's a project which has been initiated by the Karnataka government, है ना, over the river over the river called Kaveri। ओके। अब ये है क्या, पहले अपन ये समझो। तो पहले यहाँ तो पूरा यही दिया गया कि भैया जो मेघदातु प्रोजेक्ट है ना, ये कर्नाटका में इलेक्शंस आने वाले हैं, कर्नाटका के इलेक्शंस को अफेक्ट करेगा। ठीक है, ये तो पढ़ना है, पढ़ना नहीं पढ़ना मत पढ़ना, लेकिन यहां से बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। व्हाट इज द प्रोजेक्ट? देखो, ओरिजिनली ये प्रोजेक्ट का आइडिया ना 1948 में आया था, लेकिन 1948 में इस पे कोई प्लानिंग नहीं हो पाई, आइडिया था बस, ना ही कोई पेपर पे वर्क हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी उस समय? प्रॉब्लम ये थी कि कावेरी वाटर जो है, कावेरी वाटर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में, और पौंडीचेरी और केरला के बीच में, ये एक बोन ऑफ कंटेंशन था। और ये बोन ऑफ कंटेंशन फाइनली 2013 में रिजॉल्व हो गया बाय द कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल ने, जब फाइनल अवार्ड दिया गया और यही बताया गया कि इतना इतना वाटर दिया जाएगा तमिलनाडु को, इतना वाटर कर्नाटका को मिलेगा, इतना वाटर केरला को मिलेगा, और इतना वाटर पौंडीचेरी को मिलेगा, है ना। अराउंड 400 से ज्यादा 400 थाउजेंड मिलियन क्यूबिक फीट वाटर आपका तमिलनाडु को मिलने वाला है। अराउंड 250 या 270,000 क्यूबिक मिलियन क्यूबिक फीट वाटर कर्नाटका को मिलेगा। केरला को अराउंड डबल डिजिट
10 से 20 के बीच में मिलने वाला है, और पौंडीचेरी को अराउंड 7 टन ऑफ मिलियन क्यूबिक फीट ऑफ वाटर मिलेगा। ये डिसाइड हुआ था फाइनल ट्रिब्यूनल में कि इतना कावेरी वाटर का जो है डिस्ट्रीब्यूटेड होने वाला है। जैसे ये अवार्ड आया 2018 में, स्टेट गवर्नमेंट, कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ने एक डिटेल प्रोजेक्ट सबमिट किया और बोला गया कि दिस प्रोजेक्ट विल बी नेम्ड एज मेकदातु प्रोजेक्ट, और ये मेकदातु प्रोजेक्ट जो है वो 9,000 करोड़ रुपए का होगा। 9,000 करोड़ रुपए का। अब ये है क्या प्रोजेक्ट? ये प्रोजेक्ट क्या बोलता है? ये प्रोजेक्ट का कर्नाटक गवर्नमेंट का सिंपल सा कहना है, उन्होंने बोला कि देखा जाए तो वाटर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, अब हम अपने वाटर पे क्या कर रहे हैं उससे अब कोई फर्क नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम कर्नाटका और तमिलनाडु के बॉर्डर पर, जो कि कर्नाटका के, देखा जाए कर्नाटका तमिलनाडु के बॉर्डर पर, कर्नाटका की टेरिटरी पर ही हम लोग एक रिजर्वायर बनाने वाले हैं, और वो रिजर्वायर का नाम रखा जाएगा क्या, मेघदातु। और वो रिजर्वायर जो है वो अराउंड 67,000 मेट्रिक क्यूबिक फीट ऑफ वाटर स्टोर करेगा, ठीक है। एंड वो वाटर यूज किया जाएगा ड्रिंकिंग वाटर के लिए, स्पेसिफिकली बैंगलोर के आसपास के एरिया, एंड फॉर द पावर जनरेशन के लिए। ये चीज बोला गया। हाँ, ये प्रोजेक्ट को गो हेड बोल दिया गया है, कर्नाटक गवर्नमेंट ने बोल दिया है, पेंडिंग पड़ा हुआ है ऑन द मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट फॉरेस्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के पास अभी प्रोजेक्ट पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब भाई क्वेश्चन उठता है कि अगर, पहली बात तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट फॉरेस्ट और एनवायरमेंट के पास जाना क्यों है? तो इस प्रोजेक्ट के थ्रू अराउंड 5100 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट जो है, जो कर्नाटका की टेरिटरी में ही आता है, वो सबमर्ज हो जाएगा इस प्रोजेक्ट के थ्रू। इतना 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 फॉरेस्ट जो है सबमर्ज हो जाएगा अगर ये प्रोजेक्ट बनता है। तो अभी ये प्रोजेक्ट की जो फाइल है वो पेंडिंग पड़ी हुई है। लेकिन जैसे ही तमिलनाडु गवर्नमेंट को ये प्रोजेक्ट के बारे में पता लगा, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अपोज कर दिया। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं भाई, इस प्रोजेक्ट को हम गो हेड नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब ओपन समझेंगे ऐसा क्यों बोला, तमिलनाडु का कहना है। लेकिन अब क्वेश्चन उठता है कि ये प्रोजेक्ट क्या कर्नाटका को बेनिफिट करेगा? तो ऑब्वियसली बात है हाँ, क्योंकि ये बैंगलोर और बैंगलोर के आसपास के जो एरियाज हैं उनको 30 इयर्स तक डिपेंडेंट बना देगा। 30 इयर्स तक इंडिपेंडेंट बना देगा ड्रिंकिंग वाटर को लेकर, मेघदातु प्रोजेक्ट। और अब अगर हम बैंगलोर की रियलिटी की बात करें तो बैंगलोर में ड्रिंकिंग वाटर को लेकर बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि 30% ऑफ द बैंगलोरियंस जो है वो डिपेंडेंट है बोरवेल वाटर्स के ऊपर, ठीक है। और उसके साथ साथ अराउंड 400 मेगावाट ऑफ पावर भी जनरेट करेगा मेघदातु प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ऐसे ये कर्नाटका गवर्नमेंट को बेनिफिट करने वाला है। और अभी इसकी करंट स्टेटस की बात करें तो अभी ये पेंडिंग है कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सामने, क्योंकि एमिकेबली कर्नाटका गवर्नमेंट और तमिलनाडु गवर्नमेंट एमिकेबली नहीं रिजॉल्व कर पा रही है इशू को, तो पेंडिंग पड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में भी इशू ये पेंडिंग पड़ा हुआ है, तमिलनाडु गवर्नमेंट चली गई थी सुप्रीम कोर्ट अब अगेंस्ट दिस प्रोजेक्ट। अब कर्नाटक गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है? कर्नाटक गवर्नमेंट का कहना है कि ये प्रोजेक्ट हमारी टेरिटरी में है, ये प्रोजेक्ट हम अपने वाटर के ऊपर बना रहे हैं, है ना, तो उसमें आपको क्या दिक्कत हो रही है? तमिलनाडु गवर्नमेंट को क्या दिक्कत है भाई? हम अपने वाटर शेयर से बनाने वाले हैं, और मान के चलो एक्सेस वाटर भी है, आपको आपका शेयर तो मिल रहा है ना। रिवर हमारे यहां से ओरिजिनेट हो रही है, अगर एक्सेस वाटर भी है तो वो हम यूज करेंगे, आप क्यों यूज करो? उस पे हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं। और ये बेसिकली ये प्रोजेक्ट जो है, ये देखा जाए तो कोई खराब चीज के लिए तो है नहीं, ड्रिंकिंग वाटर के लिए है, और आपका आपका इरिगेशन के लिए है, पावर जनरेशन के लिए है। हम आपके वाटर को तो रोक नहीं रहे। ये तमिलनाडु गवर्नमेंट का स्टैंड है। वहीं वहीं कर्नाटक, यही कर्नाटक गवर्नमेंट का स्टैंड है। वहीं तमिलनाडु गवर्नमेंट का ये कहना है, तमिलनाडु गवर्नमेंट से कि देखो, देखा जाए तो अराउंड 400 से ज्यादा 400,000 मैट्रिक क्यूब फीट ऑफ वाटर तमिलनाडु को मिलता है कावेरी वाटर से। लेकिन अराउंड आपका देखा जाए तो 80 टन ऑफ मैट्रिक क्यूबिक फीट ऑफ वाटर जो है अनकैचमेंट एरिया से तमिलनाडु गवर्नमेंट को आता है। अनकैचमेंट एरिया क्या होता है? अनकैचमेंट एरिया इज समथिंग अबाउट ड्रेनेज सिस्टम ज्योग्राफी में, जो कि नेचुरली बन जाता है। जैसे कि मान के चलो नेचुरली कोई लेक बन गया, अब वाटर फ्लो हो रहा था, वाटर रिवर के थ्रू फ्लो हो रहा था, और एक छोटा सा लेक बन गया, ऐसे ऐसे लेक बन गया, तो ये क्या हो गया? ये कैचमेंट एरिया हो गया। यहां पर वाटर
को कैच कर लिया गया और कैचमेंट एरिया से बहुत ज्यादा वाटर तमिलनाडु गवर्नमेंट में आता है, अराउंड कितना 80 टीएमसी फीट ऑफ वाटर। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट का ये कहना है कि अगर रिजर्वायर बना तो ये अनकैचमेंट एरियाज जो हैं, अनकंट्रोल कैचमेंट एरियाज जो हैं वो खत्म हो जाएंगे और तमिलनाडु में जो वाटर फ्लो होता है वो रुक जाएगा। और तमिलनाडु गवर्नमेंट का सिंपल सा ये कहना है कि कर्नाटका गवर्नमेंट कहां पर है, अपर रिपेरियन स्टेट है। अपर रिपेरियन स्टेट का मतलब जहां से वाटर, जहां से रिवर ओरिजिनेट होती है, कर्नाटका गवर्नमेंट है ना, अपर रिपेरियन स्टेट है। तो उसके बाद तो एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी है कि वो ड्रिंकिंग वाटर के क्राइसिस जो हो रहे हैं बैंगलोर में उसको फुलफिल कर सके। तो भाई आपको मेघदातु प्रोजेक्ट की जरूरत क्या है? और जब 2013 में ट्राइब्यूनल ने अवार्ड पास किया था तो क्या आपने मेघदातु प्रोजेक्ट का मेंशन किया था? नहीं। अगर आप मेंशन करते तो ट्राइब्यूनल का जजमेंट और कुछ होता, आपने मेंशन किया नहीं, तब तो कावेरी रिवर वाटर ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट हो गई। ये तमिलनाडु गवर्नमेंट का स्टैंड है। तो दोनों अपनी ही बातों पर अड़े हुए हैं, ठीक है। फिर लास्ट में ऑथर का ये कहना है कि क्या कर्नाटका नेगोशिएशन के लिए तैयार है? तो कर्नाटक गवर्नमेंट ने पहले ही बोल दिया था। इवन वाटर जो मिनिस्टर है गजेंद्र शेखावत, उनका भी यही कहना है कि कर्नाटक गवर्नमेंट जो है वो नेगोशिएशन के बिल्कुल तैयार नहीं है। कर्नाटक गवर्नमेंट अड़ा हुआ है कि भाई हमारी टेरिटरी, हमारा वाटर, हम चाहें जो करना, हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं उसके ऊपर। ये चीज है, तो अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के सामने और आपका कावेरी रिवर वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सामने। The second editorial is about the nutrition fallout of school closures. इसमें यही बताया गया कि कैसे न्यूट्रिशन फूड डिलीवर होना चाहिए आपके आपके चिल्ड्रंस को मिड डे मील के थ्रू, ठीक है। तो यहां पर तो पूरी प्रॉब्लम्स बताई गई कि स्कूल क्लोजर्स के चलते मिड डे मील के थ्रू फूड डिलीवर नहीं हो पाया बच्चों को। जब फूड डिलीवर नहीं हो पाया तो न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं मिल पाया, न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल पाया। और ग्लोबल 100 इंडेक्स में इसका रैंकिंग देखने को मिला कि इंडिया की रैंकिंग जो है 94 आई आउट ऑफ 107। इवन इंडिया बांग्लादेश और नेपाल से भी पीछे था, पाकिस्तान से भी पीछे था, क्योंकि उस इंडेक्स में देखा जाए तो अंडर न्यूट्रिशंस के इंडिकेटर्स दिए गए थे, ना कि आपके हंगर के, ठीक है। और अंडर न्यूट्रिशंस के इंडिकेटर्स जैसे कि आपका पॉपुलेशन, वेस्टिंग, स्टर्निंग एंड मोर्टेलिटी ऑफ चिल्ड्रन बिलो द 5 ईयर ऑफ एज, ये 3 इंडिकेटर्स कैलकुलेट किए गए थे। इन 3 इंडिकेटर्स के कैलकुलेशन के बेसिस पर इंडिया की रैंकिंग इतनी लो आई, ठीक है। तो ये बताता है कि इंडिया में लोगों को, स्पेसिफिकली चिल्ड्रंस को न्यूट्रिशनल फूड नहीं मिलता, ओके। फिर इवन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ और कोविड-19 एंड चाइल्ड लेबर की रिपोर्ट आई थी, उसमें यही बताया गया था कि स्कूल सर्विसेज और सोशल सिक्योरिटीज के चलते हमने जो न्यूट्रिशनल वैल्यू तो जो बच्चों को मिलना चाहिए था वो कुछ हद तक स्ट्रेंथन हुआ था, बट बिकॉज ऑफ द स्कूल क्लोजर ये चीज भी रुक गई। और वो प्रोग्राम क्या था? मिड डे मील, इसका मिड डे मील, ठीक है। अब मिड डे मील की हम बात करें, मिड डे मील स्कीम की हम बात करें, तो मिड डे मील स्कीम में जो फूड दिया जाता है, जो एक मील दी जाती है एक बच्चे को, वो रियलिटी में 1/3 ऑफ द न्यूट्रिशन फूड को फुलफिल करता है। मतलब अगर 100 कैलोरीज ऑफ फूड, 100 कैलोरीज, 1000 कैलोरीज का अगर बच्चों को मिलना चाहिए तो हम लोग सिर्फ 333 कैलोरीज ही फूड डिलीवर कर पा रहे हैं। तो जितना न्यूट्रिशनल वैल्यूज बच्चों को मिलनी चाहिए उसका 1/3 ही मिड डे मील दे पा रहा है, ठीक है। ये चीज बोला गया, लेकिन 1/3 मिल तो रहा था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी स्कूल क्लोजर्स हो रहे हैं, मिड डे मील स्कीम चल नहीं रहा। तो इसी चीज को लेकर यहां पर ऑथर ने कुछ स्ट्रेटेजीज बताई हैं कि स्ट्रेटेजीज के बेसिस पर हम लोग जो अंडर न्यूट्रिशन और इंडिया की जो रैंकिंग है ग्लोबल 100 इंडेक्स में उसको इंप्रूव कर सकते हैं। कैसे? उनका ये कहना है कि क्यों ना हम स्मॉल, जो लोकल स्मॉल होल्डर्स फार्मर्स हैं, है ना, उनको हम मिड डे मील सिस्टम से हम लोग उनको जोड़ दें। कैसे? कि जो लोकल स्मॉल होल्डर्स फार्मर्स हैं वो सीरियल्स, वेजिटेबल्स, एग सप्लाई करें, जिससे हम आत्मनिर्भरता की तरफ जाएंगे, है ना। दूसरा, और लोकल इकोनॉमी में भी बूस्ट अप आएगा और ऑर्गेनिक चीजें मिलेंगी बच्चों को, न्यूट्रिशनल वैल्यू वाले फूड्स मिलेंगे। दूसरा उन्होंने बोला कि मिड डे मील स्कीम के थ्रू हम लोग स्कूल न्यूट्रिशन किचन गार्डन ही बनाए, मतलब गार्डन जहां पर हम लोग फ्रेश वेजिटेबल्स को कल्टीवेट कर सकते हैं स्कूल के ही कैंपस में, और वो फ्रेश वेजिटेबल्स जो है वो कुक किए जाएंगे मिड डे मील स्कीम के थ्रू। ये हो सकता है। फिर दूसरा जो है कि हॉट मील्स प्रोवाइड करनी चाहिए, मिड डे मील सेंटर्स में हॉट मील्स प्रोवाइड करनी चाहिए टू दी एलिजिबल चिल्ड्रंस को, ठीक है।
देन फिर आगे यही बताया गया कि अवेयरनेस नहीं है बहुत सारे लोगों को इस स्कीम के बारे में, तो अवेयरनेस फैलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और एक और उन्होंने स्ट्रेटेजी बताई है, ये बताया गया कि लोकली प्रोड्यूस, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कि लोकली प्रोड्यूस जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो मिड डे मील स्कीम्स में ऐड ऑन होना चाहिए, जिससे लोकल फार्मर्स की भी इनकम में इंक्रीमेंट आएगा। ओके, फिर लास्ट में ये कहना है, ग्लोबल 100 इंडेक्स की रिपोर्ट जो है वो एक 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 अलार्म है इंडिया के लिए कि हमें इफेक्टिव डिलीवरी करनी चाहिए सोशल सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स को लेकर। जैसे मिड डे मील स्कीम इज अ सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम, ठीक है, इट्स एन अलार्म। एंड अभी अनसर्टेनिटी है रीओपनिंग ऑफ दी स्कूल्स को लेकर, बट जैसे ही स्कूल्स रीओपन होंगे हमें इनोवेशंस की जरूरत पड़ेगी कि हम लोग फूड ही नहीं बल्कि न्यूट्रिशंस भी डिलीवर कर सकें टू द मिलियंस ऑफ चिल्ड्रंस को। ठीक है, ये चीज यहां पर ऑथर ने बोली है। मूविंग फर्दर, सो चाइना की जो फॉरेन मिनिस्टर है वहां की, वो आज मुलाकात करेंगे जयशंकर से और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल से, एंड दो इशू पर डिस्कस करने वाले हैं। द फर्स्ट वन अबाउट द एलएसी को लेकर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल रेजोल्यूशन को लेकर, और दूसरा यूक्रेन क्राइसिस को लेकर। ये दो चीज रहेंगे। मतलब इंपॉर्टेंट तो एलएसी है कि बॉर्डर एरियाज में कैसे हमारे जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व किए जाए एमिकेबली। मूविंग फर्दर, सो निर्मला सीतारमन ने पार्लियामेंट में बोला है कि पार्लियामेंट में अप्रूव भी कर दिया। उन्होंने बोला जम्मू एंड कश्मीर के लिए हम लोग 1.42 लाख करोड़ रुपए का बजट जो है पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया है। और उन्होंने एक चीज और बोली है कि जब से आर्टिकल 370 हटा है, जम्मू एंड कश्मीर में जस्टिस और डेवलपमेंट जो है बहुत हो चुका है। ओके, फिर यहाँ पर अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के लीडर हैं, लोकसभा मेंबर भी हैं वेस्ट बंगाल से, एंड उनका यही कहना है कि आर्टिकल 355 इम्पोज होना चाहिए आपका वेस्ट बंगाल में। अब आर्टिकल 355 इट्स अ यूनियन ड्यूटी कि वो चेक करे कि स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस को अपहोल्ड कर रही है या नहीं कर रही। अगर नहीं करती है तो आर्टिकल 356 के चलते उधर स्टेट इमरजेंसी लग जाती है। मूविंग फर्दर, सो कांग्रेस चीफ, अच्छा जो एडिटोरियल में पढ़ा था ना मिड डे मील वाला, वो इस वजह से आया आज के न्यूज़पेपर में, क्योंकि सोनिया गांधी ने पार्लियामेंट में ये रेज किया था कि मिड डे मील स्कीम को फिर से स्टार्ट कर देना चाहिए, तो यही लिखा गया। और सोनिया गांधी ने यही बोला कि मिड डे मील स्कीम जो है उसको फिर से रिस्टार्ट करना चाहिए स्कूल्स के अंदर। सो पुष्कर सिंह धामी फाइनली उन्होंने उत्तराखंड के सीएम की ओथ ले ली है। ओके, सो मूविंग फर्दर, या सो पार्लियामेंट्री कमेटी जो है, पार्लियामेंट्री पैनल ने एक चीज बोली है। उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट को अभी भी जो कमिटीज बनी हुई हैं कोविड-19 को लेकर वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। जैसे कि ड्रग कोऑर्डिनेशन कमेटी। अब ड्रग कोऑर्डिनेशन कमेटी का काम क्या है? ड्रग कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो काम है, इट्स टू लुक एट द मैनेजमेंट ऑफ द स्मूथ सप्लाई ऑफ ड्रग्स इन द कोविड-19 मैनेजमेंट। उसका ये चेक करना है, उस कमेटी का काम ये है कि कोविड-19 वैक्सीन जो है वो सही तरीके से सप्लाई हो रही है सारे स्टेट्स को कि नहीं। तो ये कमेटी अभी भी काम करनी चाहिए क्योंकि अभी आपका चाइना में बहुत ज्यादा केस अर्ज हुए। ओके, देन एक और कमेटी है ड्रग्स मैनेजमेंट सेल, उसमें भी आपका उसको भी फंक्शन कर देना चाहिए, कंटिन्यू रखना चाहिए। अब उस कमेटी को भी डिसॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सो हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से एक नए नॉर्म्स आए हैं। उनका यही कहना है कि अब 31 मार्च के बाद कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगेंगे, लेकिन अगर किसी स्टेट में पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है और 40% ऑफ दी आईसीयू बेड्स, ऑक्सीजन सपोर्टेड आईसीयू बेड्स जो हैं वो भरे हुए हैं, तो वहां पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। ओके, ये चीज यहां पर बोली है। टोटल पॉजिटिविटी रेट का मतलब क्या होता है कि अगर 100 टेस्टिंग हुई उसमें से कितना परसेंट पॉजिटिव रेट आ रहा है। मतलब अगर 10 11 आ गया तो वहां पर रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। और यहाँ पर ऑक्सीजन बेड्स को लेकर ये बोला गया कि अगर मान के चलो किसी एक डिस्ट्रिक्ट में, किसी एक सिटी में 100 ऑक्सीजन बेड्स हैं, आईसीयू बेड्स हैं, और 100 में से अगर 41 भरे हुए हैं तो वहां रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। लेकिन अगर दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो उस सिटी या उस डिस्ट्रिक्ट में रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मूविंग फर्दर, सो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास राइट है कि वो टैक्स इंपोज कर सकता है लॉटरीज के ऊपर, अगर लॉटरीज के ऊपर जो कि अदर स्टेट्स की हैं लेकिन उस ज्यूरिडिक्शन में काम कर रही हैं।
जैसे कि मान के चलो केरला स्टेट की लॉटरी अगर कर्नाटका स्टेट में रेगुलेट हो रही है, तो कर्नाटका गवर्नमेंट के पास राइट है, कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबलीज के पास राइट है कि वो केरला की लॉटरी के ऊपर जो उनकी जुडिक्शन में है उसके ऊपर टैक्स इंपोज कर दे। ओके, मूविंग फर्दर ऑन दी वर्ल्ड न्यूज। सो पोलैंड ने 45 रशियन डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिया है। और उसका रीजन ये है, उन्होंने ये एलिगेशन लगाया है क्योंकि ये एलिगेशन लगाया है कि भाई स्पाई स्पाई हो रहा है, स्पिनेज हो रहा है ना। हमारी गवर्नमेंट के ऊपर ऐसा चीजें हो रही हैं और ये 45 डिप्लोमेट जो हैं वो स्पेनिश कर रहे हैं। स्पेनिश मतलब स्पाई करना। ओके, लेकिन मॉस्को ने एलिगेशन को डिनाई किया, उन्होंने बोला है कि हम भी रिटेलिएट करेंगे इस पोलैंड के स्टेप का। मूविंग फर्दर, सो चाइना ने एक सिंपल सी बात बोली है कि रशिया को आप G20 से बाहर नहीं कर सकते। रशिया मतलब चाइना के सपोर्ट में खड़ा हुआ है। ओके, वहीं हम इंडिया की बात करें तो इंडिया एक ऐसा नेशन है, इंडिया ने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर डिप्लोमेसी को संभाला है कि एक ऐसे सिचुएशन में वो यूएस के साथ भी है और रशिया के अगेंस्ट में भी नहीं है। मूविंग फर्दर, सो नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर जो है वो एबल प्राइज देता है। एबल प्राइज फॉर द ईयर 2022 किसको मिला इस बार? डेनिस पेर्नेल सुविलियन। तो ये लिख लेना एक जगह, इन दी मैथमेटिक्स फील्ड में दिया जाता है एंड टोपोग्राफी जो है, टोपोलॉजी जो है मैथमेटिक्स में, उस उस फील्ड में उनको आपका एबल प्राइज फॉर ईयर 2022 मिला है। एबल प्राइज कौन देता है? नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स। ठीक है, और 2022 का अवार्ड किसको मिला है? डेनिस पेर्नेल सुविलिन, अमेरिकन मैथमेटिशियन है। मूविंग फर्दर, आज बिजनेस न्यूज में ऐसी कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।